वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, हम लोग पिट 2022 के लिए मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 6 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोगों का 7वां है। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी टेस्ट को देख लें और टेलीग्राम से सबकी PDF फ्री में डाउनलोड अवश्य कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दौहित्र, देखिए लिच्छवी दौहित्र जो है वो समुद्रगुप्त को कहते हैं। अब लिच्छवी दौहित्र का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लिच्छवी कन्या के गर्भ से जन्मा, तो ये समुद्रगुप्त को संज्ञा दी जाती है। ऐसा कहाँ लिखा गया है? तो ये प्रयाग प्रशस्ति में ऐसा जिक्र इनका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन जी जो थे ये कौन थे? तो ये विवेकानंद जी के गुरु जी थे। तो ये इनकी स्थापना कौन करेंगे? विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। कौन से सन में किया गया? ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो इसे भी आप लोग याद रखें। 1897 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट आइए देखते हैं, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो पुस्तक थी आनंद मठ, कौन सी पुस्तक? आनंद मठ। आनंद मठ से लिया गया है ये क्या? वंदे मातरम जो हम लोगों का राष्ट्रीय गीत है। तो इसके रचयिता कौन हुए? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए बहुत से लोगों का प्रश्न यहाँ पे गलत होता है, वो रविंद्रनाथ टैगोर लगाते हैं। तो माफ़ कीजिएगा, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो हम लोगों के राष्ट्रगान इनके द्वारा लिखा गया है। तो दोनों प्रश्न अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? देखिए इस प्रश्न में पूछा गया है महात्मा गांधी जी की जो प्रमुख पुस्तकें रही हैं, तो इनकी देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये गांधी जी की पुस्तक थी, हरिजन इन्हीं की पुस्तक थी, और हिंद स्वराज इन्हीं की पुस्तक थी। इसमें जो हम लोगों का सही जवाब होगा वो होगा द हाली फैमिली, ये इनकी पुस्तक नहीं थी। यह पुस्तक जो है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। कार्ल मार्क्स की ये पुस्तक थी। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त किया था? यह प्रश्न देखिए काफ़ी पेचीदा बनाने का प्रयास किया गया है, जबकि है सिंपल बहुत प्रश्न में पूछा यह जा रहा है कि कब जो है भारत की पूरी सत्ता ब्रिटिश सरकार के पास चली गई थी, अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई थी। तो ऐसा कब हुआ था? तो 1858 की जो क्रांति हुई थी उसमें ऐसा हुआ था। 1857 की क्रांति के जस्ट बाद जो घोषणा की जाती है ब्रिटेन से महारानी विक्टोरिया के द्वारा, उसी घोषणा में ऐसा जिक्र किया गया था कि अब पूरी शक्ति ब्रिटेन से कंट्रोल होगी, क्योंकि भारत में कंट्रोल करने के लिए स्थितियां नहीं बनी थी। आप देखिए 1857 की क्रांति कितनी बड़ी क्रांति हुई थी। तो ब्रिटेन को लगा कि अगर यहाँ बाहर से, यहाँ से ऊपर से हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो नीचे सभी सत्ता जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। और इसमें एक पूछा जाता है कि ये महारानी विक्टोरिया की घोषणा कौन सुनाया था और कौन से जगह पे? तो आप इसे याद रखिए, लॉर्ड कैनिंग उस समय था। लॉर्ड कैनिंग ने इस घोषणा को सुनाया था, और कहाँ पे? इलाहाबाद में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यूपी के लिए कई बार ये प्रश्न आ चुका है। यूपी में इलाहाबाद है, और तो इलाहाबाद की वजह से ये प्रश्न बार बार बनता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? यह प्रश्न जो है वैदिक काल से लिया गया है। वैदिक काल में गार्गी जो थी वो वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था कौन से सन में हुआ था? ऐसा प्रश्न पूछा गया। देखिए इसमें एक बात यह है कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 2 बार हुआ था। उसके पीछे एक रीजन ये था कि जब पहली बार इनका राज्याभिषेक हुआ तो उसी के कुछ दिन बाद इनकी माता जो जीजाबाई थी उनका देहांत हो गया। उनकी देहांत की वजह से ये पूरा कार्यक्रम दूसरी बार फिर कराया गया, लेकिन
सबसे याद रखने वाली बात यह है कि दोनों एक ही सन में हुए थे, 1674 में। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि कौन राज्याभिषेक करवाया था, मतलब इसमें जो पुरोहित थे। यूपी के प्रश्न ये महत्वपूर्ण है यूपी के दृष्टि से, क्योंकि काशी के जो प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था, या इनका कहीं पे अलग जगह और नाम भी मिलता है, विश्वेश्वर भट्ट भी कहते थे। इनके द्वारा ये राज्याभिषेक करवाया गया था। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान में रखिए। 1674 में राज्याभिषेक इनका हुआ था, शिवाजी का। नेक्स्ट आइए देखते हैं, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य, देखिए विजयनगर साम्राज्य जो थी इसकी स्थापना संगम वंशी हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। हरिहर और बुक्का ये दोनों सगे भाई थे, और इनका जो मतलब किस सन में हुआ था, अगर इस पर गौर करें तो ये 1336 ईस्वी में किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है परीक्षाओं में, तो आप लोग ध्यान दीजिए। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? देखिए मोहम्मद गजनी जो था ये भारत पे आक्रमण क्यों करता था, ये भी कई बार पूछा गया है। ये गजनी वंश की स्थापना करने के लिए या तो किसी बड़े साम्राज्य के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये बार बार सिर्फ लूटने के लिए भारत आया था, और ये 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लुटेरा था ये। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत सेवा समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवा समाज, देखिए हिंदी का यहाँ प्रयोग किया गया है क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा आसान था इसमें। आप कई बार हिस्ट्री में पढ़े होंगे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, उसी को भारत सेवा समाज एकदम शुद्ध हिंदी में दे दिया गया है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो इसका सीधा सा एग्जाम्पल ये है कि आप जब भी किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं तो तुरंत अंग्रेजी वाले वर्जन में जाइए, उससे थोड़ा सा देखिए, हो सकता है वहाँ से आपका प्रश्न बन जाए। ऐसे बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे। देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था, और यह पुणे जो है पुणे महाराष्ट्र में किया गया था, और सन 1905 में और एक घटना क्या हुई थी, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इस प्रकार इतिहास को आप मैच करा के पढ़िए, आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, किस नदी को बंगाल में पद्मा नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से, ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी नदी और सबसे पुण्य वाली नदी जिसे मानी जाती है, सबसे पूजनीय नदी गंगा नदी को जाना जाता है। सबसे बड़ी नदी इसलिए बोल रहे हैं क्यों, इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। 25-25 दो बार, ये छोटा सा ट्रिक है, याद रखिए 25-25 इतने किलोमीटर, कई बार परीक्षाओं में आया भी है। अच्छा, एक प्रश्न और हम लोग पीछे भी पढ़े थे कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा और सिंधु का डेल्टा है, जो कहाँ पे है, बांग्लादेश में अवस्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का, माफ कीजिएगा सिंधु का नहीं, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, गंगा नदी का और ब्रह्मपुत्र का। नेक्स्ट आइए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पहला प्रश्न इसमें यह बनता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, तो ये असम में अवस्थित है। कहाँ पे? असम में। और ये है किसके लिए, तो ये गैंडे के लिए। कौन सा गैंडा? एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी प्रख्यात है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान और कौन से राज्य में अवस्थित हैं, ज़्यादा करके ये प्रश्न है, और कुछ गिने चुने राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे कुछ स्पेशल वैरायटी के जीव पाए जाते हैं, उन्हें ही आपको रिमेंबर करना है। बाकी तो आपको मेन यही याद करना है कि कौन सा उद्यान कौन से लोकेशन पे है। आप एक बार पूरी लिस्टिंग जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में अवस्थित है? पाक जल संधि, देखिए ये बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न बनता है क्योंकि पाक नाम लगने से सीधा आंसर देखिए, पहला ऑप्शन ही बना है भारत और पाकिस्तान, और दूसरा बना है पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इसमें पाक का कोई मतलब नहीं है, पाक जल संधि नाम आ गया तो आप सीधा आप इसको याद रखिए कि इसमें पाकिस्तान एब्सेंट है। तो कौन आएगा? भारत और श्रीलंका के बीच में। अब देखिए जब भारत का ये दक्कन क्षेत्र देखेंगे, श्रीलंका जहाँ पे रामेश्वरम अवस्थित है उसी के नज़दीक में पाक जल संधि है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? देखिए एशिया की जैसे ही बात आया तो आप थोड़ा सा गौर कीजिए, अमेजन नदी ये एशिया में तो है ही नहीं, नील नदी ये अफ्रीका में है। तो हम लोगों को ऐसे पहले फिल्टर कर लेना है कि सही जवाब वैसे भी ढूंढा जा सकता है अगर नहीं पता है, फिर भी इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यांगजे नदी। यांगजे नदी जो है ये चीन में प्रवाहित होती है और एशिया की ये सबसे लंबी नदी है।
और अगर नदी की बात हो रही तो अमेजन नदी आपको पता होगा कि अफवाह क्षेत्र को अगर देखा जाए तो मतलब सबसे ज़्यादा जल लेके कौन जाता है, जल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन है, जबकि लंबाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी नील नदी है, ये लंबाई में है। तो इसलिए इस फैक्ट को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? देखिए, सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र को कहा जाता है, शुक्र को। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है कि शुक्र जो है वो कौन से स्थान पे है सूर्य से? तो देखिए, अगर ये सूर्य है तो सूर्य से पहले स्थान पे आपका बुध आता है, फिर आएगा आपका शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर उसके बाद आएगा मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। टोटल इस समय कितने ग्रह हमारे पास हैं? तो टोटल 8 ग्रह हैं। 9वां जो ग्रह था उसे हटा दिया गया है क्योंकि वह ग्रह की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, इसलिए उसे यम जो था उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। टोटल इस समय 8 ग्रह हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चमकीला है वो शुक्र ग्रह है। अच्छा, रेड प्लैनेट किसे बोला जाता है? तो रेड मंगल को बोला जाता है, मंगल ग्रह को। और ब्लू प्लैनेट जो है वो पृथ्वी को बोला जाता है, जिस पे हम लोग अवस्थित हैं। शुक्र ग्रह को एक और नाम से जाना जाता है, इसे भी ध्यान रखिए। इसे भोर का तारा, सायं का तारा, इसलिए इसे बोला जाता है। क्यों ऐसा? इसलिए है कि ये काफ़ी चमकीला है, इसमें से प्रकाश निकलता है, तो उसी की वजह से इसे भोर का तारा एवं सायं का तारा बोला जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? देखिए, इसमें पंचवर्षीय योजनाएं दिया गया है, उसके वर्ष को दिया गया है, इसके वर्ष को मैच कराने के लिए। इसमें एक गलत है, वो हम लोगों को बताना है। तो देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1961 में न होके ये 1974 से लेके 1979 तक थी। तो इसलिए हम लोगों का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और देखिए, 8वीं जो है वो टोटल मैच है 1992 से 97 तक, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक, और पहली पंचवर्षीय योजना जो थी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये 1951 से लेके 56 तक। और पहली ही पंचवर्षीय योजना में मुख्य केंद्र क्या बनाया गया था कि किसे देखा जाता था? तो कृषि के ऊपर ज़्यादा आकर्षण था और ज़्यादा तैयारी की गई थी कि कृषि ही मेन जो है वो कार्य करे। और द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पे ज़्यादा बल दिया गया था क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र बसाने की पूरी तैयारी की गई थी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है। काली मिट्टी में कौन सा फसल जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आया भी है और कई बार तो ये फसल की वजह से प्रश्न आ जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कपास की फसल। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी, ये समझ लीजिए, उसके लिए पूरा एकदम जी जान है। और अदर मिट्टी में बहुत कम होता है, सबसे ज़्यादा उसके लिए उपयोगी काली मिट्टी है। अच्छा, काली मिट्टी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? तो ये गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र में और फिर आंध्र प्रदेश, ऐसे जगहों पे पाई जाती है। आप एक काली मिट्टी का जो है वो मैप देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे आप देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं एक मैप अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से उसे एक बार मिट्टियों का अवलोकन एक बार कर लीजिएगा मैप पे। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? देखिए, ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले गवर्नर कौन थे? देखिए, पहले गवर्नर जो थे वो ओस्मान स्मिथ थे। कौन? ओस्मान स्मिथ। ये अंग्रेज गवर्नर थे और आज़ादी के पहले के थे। और जब 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है, उस समय जो पहले गवर्नर भारतीय बने वो सीडी देशमुख बने, सीडी देशमुख। आप दो के दोनों याद रखिएगा। और इस समय प्रेजेंट टाइम में जो हैं वो आरबीआई के गवर्नर हमारे जो हैं शक्तिकांत दास जी हैं। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1935 में। महत्वपूर्ण है, सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप इतना जरूर से जरूर याद रखिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं, जीएसटी क्या है? पूछा गया है जीएसटी क्या है। जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। अब देखिए, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? ये देखिए, प्रत्यक्ष कर को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, डायरेक्ट, और अप्रत्यक्ष को इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो डायरेक्ट आपकी जेब पे भारित होता है। मतलब मान लीजिए मेरी इनकम है 50,000 रुपये, तो अब 50,000 रुपये पे वो जो टैक्स गवर्नमेंट सीधा काटेगी कि मान लीजिए उसमें से 5,000, 8,000, 7,000 जो भी गवर्नमेंट का टैक्स कटना है वो गवर्नमेंट ने काट लिया, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, इसमें आप ये समझिए कि मैं बिस्किट खरीदने जा रहा हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन खरीदने जा रहा हूँ, या तो मैं किसी वस्तु को खरीद रहा हूँ, उसके पीछे लगे हुए जो टैक्स होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में कोई भी हो उसके ऊपर खर्चा लगता है। सोचिए मैं अगर बहुत गरीब हूँ, गरीब तबके से हूँ, तो मेरे द्वारा खरीदे गए बिस्किट पे जितने टैक्स है उतना ही टैक्स उनको भी देना पड़ेगा जो बहुत अमीर हैं। वो अगर वही बिस्किट खरीदने जाएंगे तब भी उनको उतने का ही मिलेगा। ये इनडायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी कमी है कि वो डिवाइड नहीं कर पाता कि कौन से कस्टमर पे कितना ले, जबकि डायरेक्ट टैक्स पूरी तरह से डिवाइड होता है, जिसकी जितनी इनकम उसके ऊपर उतना टैक्स। अब जीएसटी की बात हुई, जीएसटी सबसे पहले लागू कब हुआ था इंडिया में? तो 1 जुलाई 2017 को। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक फैक्ट और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कहाँ पे जीएसटी लागू किया गया था पूरी दुनिया में? तो फ्रांस आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? देखिए एडम स्मिथ कौन थे? ये आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। इनके द्वारा एक थियरी दी गई। थियरी यह थी कि किसी कार्य की संपूर्ण प्रक्रिया को एक ही व्यक्ति द्वारा न कराकर उसके विभिन्न चरणों को भिन्न भिन्न लोगों से पूरा कराया जाए। कोई भी एक कार्य है उसे एक ही बंदे को पूरा न दे दिया जाए कि आप ही पूरा का पूरा करिए, उसको विभिन्न पार्ट में करके अलग अलग टास्क में अलग अलग लोगों को बांट के कराया जाए। तो इसे क्या बोलते हैं? श्रम विभाजन। हम किसी काम के श्रम को लोगों में बांट दिए हैं, तो इससे क्या होता है कि कार्य जल्दी होता है और सभी लोगों की एकजुटता की वजह से अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? तो एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ को ही आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज, देखिए पंचायती राज किस सिद्धांत पर, इसमें जो प्रश्न पूछा गया है ये ऑप्शन देखिए, सत्ता के केंद्रीकरण पर। सत्ता का केंद्रीकरण अर्थात ऐसा हुआ कि सत्ता एक ही लोगों के हाथ में दे दी गई? नहीं। सत्ता के एकीकरण का, एक ही जगह इकट्ठा कर दिया गया? नहीं, ये भी गलत है। सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ कि सत्ता सब लोगों में बांटी जा रही है, लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्ता का विकेंद्रीकरण की वजह से पंचायती राज जो है उसका सिद्धांत इस पे कार्य करता है। विकेंद्रीकरण मतलब आप ये सोचिए कि केंद्र में कौन है? केंद्र में हम लोगों के पीएम है, दिल्ली में बैठते हैं। सीएम जो है हम लोगों के स्टेट के जो कैपिटल होता है वहाँ पे बैठते हैं। उसके बाद फिर इसके नीचे भी आप समझिए कि तीसरा लेयर जो है, तीसरा पंचायती राज है। पंचायती राज में हम लोगों का जो है वो ग्राम प्रधान होता है, ग्राम के मुखिया होते हैं, तो वो मुखिया को दिया गया। तो मतलब ये सत्ता का बंटवारा हो रहा है, सब लोगों का अपना अपना क्षेत्र, अपना अपना सत्ता मिल रहा है। तो ये इसीलिए दिया गया था कि सबको सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए। अगर पंचायती राज नहीं आता तो गांव पे सीधा नियंत्रण किसका रहता? वो सीएम का रहता। तो वो पूरा समझ लीजिए इतने बड़े स्टेट में या पूरे देश में इतने गांव हैं, उन गांव का सबका मुखिया सीएम रहता। तो सीएम ही जितना बोलेगा, किसी गांव में अलग चीज़ की ज़रूरत है, कहीं और है, तो उस चीज़ के लिए ऐसी सिस्टम बनाए गए हैं। अब पंचायती राज की बात आई तो पंचायती राज कब इंट्रोड्यूस हुआ था? नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश अर्थात CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब सेम रिवर्स आप कर दीजिए, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति मतलब उनकी शपथ उपथ कौन ग्रहण कराता है? तो वो हमारे मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कराते हैं। तो संविधान का आप खूबसूरती देखिए, कितना बैलेंस बनाया गया है कि इनके लिए वो, उनके लिए वो। अच्छा, प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति ही हैं, उपराष्ट्रपति के लिए वो भी राष्ट्रपति हैं, और लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी राष्ट्रपति ही हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति कोरम क्या है? ये प्रश्न आ चुका है, यूपी पीसीएस का प्रश्न रहा है, कई बार आ चुका है परीक्षाओं में, यूपी के, खास करके यूपी के परीक्षाओं में ज़्यादा ये देखने को मिलता है। देखिए, जो लोकसभा का गणपूर्ति कोरम है वो 1/10 है। 1/10 गणपूर्ति कोरम का मतलब ये हुआ
कि मान लीजिए किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, लोकसभा या राज्यसभा उसी हिसाब से है, तो उसमें 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों में से क्या डिसाइड होता है कि कम से कम 100 बच्चों के 1/10 अर्थात 10 बच्चे उपस्थित रहेंगे तभी क्लास चलेगी। अब उससे कम हो गए तब क्लास नहीं चलेगी, तब क्लास बंद कर दी जाएगी, तो इसे बोलते हैं। अच्छा, ये लोकसभा में ही नहीं, ये राज्यसभा में भी अलाउ है, वहाँ पे भी 1/10 लागू किया जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत अर्थात डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है ये कौन कौन से आर्टिकल में है? देखिए, आर्टिकल जो है वो 36 से लेके 51 क तक में ये सभी का सभी पूरा का पूरा जिक्र मिलता है। 51 तक, माफ कीजिएगा, 51 का नहीं, 51 तक, 36 से लेके 51 तक। अब आगे देख लेते हैं इसमें हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया, कौन से संविधान से क्या लिया गया है, ये प्रश्न कई बार बने हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची जो थी वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कनाडा की बात की जाए तो कनाडा से संघीय व्यवस्था की बात कनाडा से की गई, जबकि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो था, अमेरिका से कौन सा लिया गया? तो अमेरिका से जो लिया गया था वो था मूल अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार भी कहते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये कई बार आ चुका है, और खास करके उद्देशिका और प्रस्तावना जो है, यहाँ से जब भी प्रश्न बनता है तो आप लोग अलर्ट रहिए। यहाँ से आप देखेंगे सभी परीक्षाओं में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। मूल अधिकार, डीपीएसपी और प्रस्तावना, यहाँ से भर भर के प्रश्न बनते हैं। तो इसमें जो संशोधन किया गया है, अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है, और वो कब किया गया था? तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था, वही एक बार संशोधन इसमें किया गया था। उसमें 3 शब्द इसमें नए जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। पंथनिरपेक्ष और तीसरा जो था वो अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट आइए देखते हैं, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश मतलब जो व्हाइट लाइट बनती है, सफेद लाइट जो बनती है, देखिए व्हाइट लाइट जो होता है वो होता 7 के 7 रंगों से मिलके तब जाके बनता है। तो 7 रंग कौन कौन से हैं? 7 रंग विबग्योर जो है, विबग्योर क्या है? देखिए, इसमें जो 7 रंग उपस्थित होते हैं वो बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये सभी रंग मिलके 7 रंग, जब 7 के 7 मिलते हैं तब सफ़ेद प्रकाश का निर्माण होता है। तो 7 रंगों के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए, आप ये भी प्रश्न ध्यान दीजिए, सॉल्व करते समय नहीं है, हाँ, ऐसे प्रश्नों को भी देखा करिए। स्कैनर, जॉयस्टिक और प्लाटर। देखिए, स्कैनर जो है स्कैन करके वो अंदर ले रहा है, समाहित कर रहा है, तो ये तो इनपुट डिवाइस है, और जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, जबकि प्लाटर जो है वो आउटपुट देता है। सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर सी होगा, कि केवल प्लाटर जो है वो इनपुट डिवाइस ना होके ये आउटपुट डिवाइस है। प्लाटर जो है ये आउटपुट है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, इसका जो सूत्र होता है CaOCl2, क्या हुआ? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसे ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? जल को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये प्रश्न आया हुआ है कई बार परीक्षाओं में। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है उसे यकृत को माना जाता है। यकृत अर्थात लीवर को सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का माना जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? देखिए, रक्तचाप का मतलब जो होता है वो ब्लड प्रेशर जो है वो सामान्यतः जो मनुष्य में होता है वो 120
से लेके 80 के बीच में होता है। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है और ये इतना तो हम लोगों को पता ही होना चाहिए रक्तचाप के बारे में। 120 से लेके 80 के बीच में होता है। इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने 30 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। आपको कैसा लगा, कितने प्रश्न आपके सही हुए ज़रूर बताइएगा। हाँ, इसका आप फिर से रिवीजन और प्रयास जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस PDF को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दे रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार।